39 और 40 पर आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तीन तीन पूर्व मंत्रियों के बाद मेरे जैसे एक सीधे साधे व्यक्ति का नंबर है। ये 2 तोल जो रहे कोटा डिवीजन में और तीसरे जो है वो जयपुर से बाहर नहीं निकले। आपको भी इनसे कम मैं नहीं ये है अपेक्षा अनुभव। कर रहा था कि बात जो है वो विभाग के स्ट्रेंथनिंग की होगी, लेकिन आपस में जो चला इनका वाद विवाद, वो वाद विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि माननीय कोटा से आने वाले मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि आओ और जांच कराओ, पता चल जाएगा कि आपकी कितनी की हैसियत है। लेकिन मेरा जो है न तो कोई आरोप प्रत्यारोप का मामला है, न जयपुर और सीकर का मामला है। पूरी तरह से मैं कन्फाइन करूंगा विभाग कैसे स्ट्रेंथन हो और विभाग की जो आज परिस्थितियां बनी हुई है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करें। माननीय सभापति महोदय, आज हम स्वयं भी महसूस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि नगर पालिका और नगरीय निकाय जो है उसका संबंध व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक है। और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उस शहरीकरण में लोगों की अपेक्षा है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ सफाई की व्यवस्था हो। नगरीय निकायों की जो आमदनी है वो आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है और नगरीय निकायों को जो कुछ भी मिलता है वो उनके खुद के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनमें खर्च हो जाता है। और बहुत सी नगर पालिकाएं ऐसी है जिनमें आज यदि आप कर्मचारियों की तनख्वाह की भी बात करें तो उसके भी टोटे पड़ जाते हैं। कि उसके बावजूद है माननीय सभापति महोदय, 18/1/1989 को एक स्पष्ट आदेश जारी हुआ था। यह आदेश था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 से पठित धारा, राजस्थान के 1963 के नियम 32 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सेवा नियम 1963 के नियम 32 एवं राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 के नियम 11 एतद द्वारा प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं बोनस आदि राज्य सेवा के कर्मचारियों के समान प्रभावशील करती है। इसके बावजूद भी क्योंकि नगर पालिकाओं को जो चुंगी पुनर्गठन जो होता है उससे कर्मचारियों को नगर पालिकाएं वो पैसा देती है। नगर पालिकाओं का जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे जैसे सफाई की व्यवस्था हो रही है, जैसे जैसे लाइट वगैरह का जो उन पर खर्चा पड़ रहा है, उनके पास में साधन बहुत सीमित हो गए और उनको कई बार छोटी नगर पालिकाओं की स्थिति ऐसी है माननीय सभापति महोदय कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। तो मेरा आपके माध्यम से स्पष्ट जो ये है कि जब राज्य सरकार द्वारा 18/1/1989 को जब ये निर्देश जारी कर दिए गए, एक ये ऑर्डर जो है वो निकाला हुआ है, उसके बाद में नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी स्टेट ट्रेजरी से उनको नियमित रूप से मिलना चाहिए, ताकि वो हर छोटी नगर पालिकाओं की स्थिति है कि उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह सुनिश्चित करें आप। और आज माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं की जो धीरे धीरे जो उनकी खुद की जो काडर जो है वो समाप्त हो जा रहा है। नगर पालिकाओं के काडर को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। आज हर कर्मचारी एक नगर पालिका के जो ईओ हैं उनके पास में 2-2, 3-3 नगर पालिकाओं का चार्ज है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नगर पालिकाओं को, माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपसे ये विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके नगर पालिका काडर जो है उसको आप स्ट्रेंथन करें, ताकि एक एक ईओ के पास में जो है 3-3 ईओ, आज सब कर्मचारी डेपुटेशन पे आ रहे हैं। डेपुटेशन पे आया हुआ कर्मचारी इस बात को जानता है कि तुझे 2 साल रहना है, 4 साल रहना है, 5 साल रहना है, उसके बाद तुम अपने मूल डिपार्टमेंट में चले जाओगे, तो उसका जो है उस विभाग के प्रति कोई बहुत दायित्व तो नहीं रहता। और जब तक आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी माननीय सभापति महोदय, वो उस विभाग के प्रति उतनी जो है अपनी जो है तन्मयता से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा जितनी विभाग का एक कर्मचारी उसके भले बुरे के बारे में विभाग का कर्मचारी जो है वो ज्यादा बढ़िया महसूस करता है। अब माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं की जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे दूरियां बढ़ी, लाइटों की व्यवस्था हो रही है। लाइट का खर्चा छोटी नगर पालिकाएं हो या बड़ी नगर पालिकाएं हो, आज नगर पालिकाओं के पास में सीमित इतने साधन सीमित हो गए। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नगर पालिका और नगर परिषदों पे जो लाइट का जो खर्चा लग रहा है, जो डिपार्टमेंट जो उनसे खर्चा चार्ज करता है, उसको आप किसी दूसरे हेड में आप जोड़िए। और ये पहले जो है वो जितनी भी रजिस्ट्रियाँ बनती थी, रजिस्ट्रियों का 5% जो है वो उससे होता था। पंचायतों का पैसा यदि कुछ है तो रजिस्ट्री का पैसा पंचायत को तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन स्वायत्त शासी संस्था को ट्रांसफर नहीं होता। यदि ये पैसा जो रजिस्ट्री का 5% का जो उसमें से निकलता है वो यदि नगर पालिकाओं को चला जाए
तो नगर पालिका भी स्ट्रेंथन होगी। नगर पालिकाओं की जो बिजली के बिलों में जो उनका खर्चा लगता है उससे भी वो बच जाएंगे। बिजली बिलों की पेंडेंसी रहती है तो बिजली विभाग वाले आके उनको कनेक्शन काटते रहते हैं। रोज अखबारों में ये छपवाते हैं कि साहब बिजली का बिल बकाया चल रहा है, हम ये काटेंगे, हम वो काटेंगे। आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं है कि नगर पालिका पैसा जमा देगी या विद्युत विभाग पैसा देगा या सरकार देगी। आम आदमी चाहता है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और शहरों में और ग्रामीण अंचल में लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। अब माननीय सभापति महोदय, आजकल मैं अखबारों में रोज पढ़ता हूं, शहरों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा और वो एक कंपटीशन चल रहा है कि साहब कौन सा शहर जो है वो नंबर 1 आएगा, जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा, भरतपुर आएगा, कोटा आएगा, क्या आएगा, ये आप देख रहे हैं। और सफाई करने वाला कर्मचारी कौन है? वाल्मीकि समाज का कर्मचारी है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की 20,000 की भर्ती पिछली सरकार निकाल के गई थी। कुछ कानूनी खामियां रही, आज दिन भी वो भर्तियां बाकी पड़ी हुई है। हम उस व्यक्ति से यह तो अपेक्षा करते हैं कि वो वार्ड को साफ करे, सीवरेज को साफ करे, बाकी पूरे शहर को एकदम चमचमाता हुआ छोड़े। कभी आपने उनके घरों में झांक के देखा कि जो व्यक्ति पूरे शहर की सफाई का जिम्मा लेकर के बैठा हुआ है, उस व्यक्ति स्वयं के घर की उसकी क्या स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, जब वो रिटायर होता है तो उसका बाकी का बचा हुआ जीवन खटिया में निकलता है, क्योंकि जिन अनहाइजीनिक परिस्थितियों में वो काम करता है, सीवरेज में काम करता है, नालियों में काम करता है, बड़े नालों में उतर करके वो काम करता है, धीरे धीरे उसकी जो खुद की जो शारीरिक जो क्षमता है वो क्षीण होती जाती है और उसका जो समय जो है, लास्ट का समय, वो माननीय सभापति महोदय बड़ा मिजरेबल हो जाता है। मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार की एक स्कीम है RGHS, और RGHS के माध्यम से जो सर्विस कर्मचारी है और जो रिटायर्ड जो कर्मचारी है, उनका पहले उनको 30% का जो 30,000 का उनका जो कोटा था वो बढ़ा करके आपने 50,000 कर दिया। तो क्या राज्य सरकार की स्कीम के हिसाब से वो जो नगर पालिका और नगर निकायों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं? और मैं आपसे स्पष्ट कह चुका कि वाल्मीकि समाज का वो कर्मचारी अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता क्षीण होने के बावजूद भी हम उससे ही अपेक्षा करते हैं कि वो चाहे मरे चाहे जिए वो सफाई करेगा। क्या हम उसका पैसा जो है 30,000 से उसकी लिमिट बढ़ा करके जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद में शारीरिक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है, उसका पैसा माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, उसका भी RGHS का पैसा जो है वो 30,000 के बजाय सरकारी कर्मचारियों की तरह से 50,000 करें आप। माननीय सभापति महोदय, आज शहरीकरण बढ़ रहा है और लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आप यदि सब्जी का थैला लेके बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में यदि आपको वो कोई कार की एजेंसी वाला मिल गया, कहाँ जा रहे हो? कि सब्जी लाने जा रहा हूँ। भाई कार लेता जा, उस सब्जी के पैसों में कार घर ले आता है। उस कार को खड़ी कहाँ करेगा? आज अब शहरों में, छोटे शहर को हो या बड़े शहर को हो, ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था हो गई कि पार्किंग की कहीं कोई स्थिति नहीं है और नगर पालिकाओं की आय सीमित है, नगर पालिकाओं में जगह नहीं बची हुई है। तो क्या राज्य सरकार कोई अमृत योजना में या किसी ऐसी योजना में हर छोटे छोटे जो टाउनशिप जो है उसमें कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है? जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे, अब आए दिन होता क्या है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम हो गया, अचानक जो है कोई एक पुलिस अधिकारी सिंघम बन करके आता है और सबसे पहले उसका डंडा कहाँ चलता है? सड़क के किनारे ठेला रख करके जो अपना पेट पालने वाला जो मजदूर है, जो सुबह सब्जी का ठेला लगा करके शाम को इस उम्मीद में बैठता है वहां पर कि शाम को घर जाएगा तो तेरे बच्चे भी आम इंसान की तरह से रोटी खा लेंगे, उसकी गर्दन दबोच करके उसको वहां से हटाता है। सबसे पहला काम वो करता है। बड़े लोगों की कार की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं, बड़े लोगों की कार कहाँ खड़ी हुई है ये देखने की उसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी नजर पड़ती है उस ठेले वाले पर और वो डंडे मार करके उसको वहां से भगा देता है। क्या कभी हमने सोचा इस बात का कि हम इंसान की तरह से वो उसके बच्चे खाने की उम्मीद नहीं करते कि उसका पिता घर आएगा और ला करके अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? कौन चिंता करेगा इस बात की? जब आपके जो है वेंडर्स का जब रूल बना हुआ है, वेंडर्स के जब कायदे कानून बने हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी ये उम्मीद तो आपसे करेगा कि आप इस भारत का नागरिक है। वो नागरिक होने के नाते उसका ये अधिकार है कि वो अपना जीवन यापन करे और अपनी पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करे।
उसका गुनाह यह है कि वो सड़क के किनारे खड़ा होकर के, उसकी हैसियत नहीं है, वो कहीं से कर्ज लेकर के एक ठेला लाता है, ठेला लेकर के वो सब्जी का ठेला लगाता है वहां पर। उसका यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। अचानक सिंघम प्रकट हो जाता है, मैं यहां नहीं खड़े होने दूंगा, और भगा देता है। न कलेक्टर सुनता है, न कोई अधिकारी सुनते हैं, और बाकी सुनेगा तो सुनेगा कौन। मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो है, आपके माध्यम से मैं ये अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से, चिंता करिए उस व्यक्ति की जो आपसे ये अपेक्षा रखता है। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गरीब की पीड़ा को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा। आप उसकी चिंता करिए और सुनिश्चित करिए कि वो उस जगह बैठ करके, यदि बाकी आम लोगों की गाड़ियां वहां पे खड़ी रह सकती है, तो वो व्यक्ति भी अपना ठेला साइड के किनारे लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, वाल्मीकि समाज की जो सफाई का जो है वो ठेका प्रथा चल रही है, और ठेका प्रथा में ठेकेदार आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और पहले तो उनका जो है पैसे देने में शोषण करता है, फिर 2-2 महीने के उनके पैसे बकाया हो जाते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान के रूल्स बने हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स बने थे, शायद आपके धारीवाल जी के टाइम पे बने थे। हम क्या कोई ऐसी एजेंसी नहीं बना सकते कि ठेका कर्मचारियों की जो है वो जो टेंडर वगैरह होते हैं उसके बजाय विभागीय स्तर पे कोई सहकारी सोसाइटी बने, या कोई ऐसी कोई संस्था बने जिसमें कलेक्टर जो है उसका चेयरमैन हो, ईओ या कमिश्नर जो है उसका सेक्रेटरी हो, और वो उस सरकारी उस कर्मचारी का उसमें जो है उसका जो संविदा पे जो उसको रखने का जो अधिकार है, उसके माध्यम से वो आए। उसके माध्यम से आने से उसका जो है पीएफ भी जमा होगा, उसकी एएसआई के कंट्रीब्यूशन भी उसमें जमा होगा, और जो उसका ठेकेदार जो उसका शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, उसका ठेकेदार पैसा नहीं देता है टाइम पे, 2-2 3-3 महीने की उसकी जो है वो बकाया रख लेता है, और फिर कब वो अपना पैसा लेकर के भाग जाए ये भी सुनिश्चित नहीं, और मुंह ताकता रह जाता है। ठेकेदार को कहां ढूंढे, ठेकेदार तो उसकी पकड़ में है नहीं। तो क्या राज्य सरकार वैसा विचार रखती है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक बने, या कोई शहरी आजीविका के नाम से जो है वो कोई संस्थान बने, जिसके माध्यम से उन सफाई कर्मचारियों की और नियुक्ति हो, और नियुक्ति करके और उनका ये सही जमा हो, उनका पीएफ भी जमा हो, ताकि उनका शोषण नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज कई कुरीतियों में फंसा हुआ है, और अधिकतर जब उनके कोई छोटा मोटा कोई कार्य पड़ता है, घर में कोई शादी हो, घर में किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। और मैं ये अपनी पीड़ा को इस बात से मैं अनुभूत कर रहा हूं कि स्वयं मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि कर्ज के दलदल में वो इस तरह से फंसा रहता है कि इधर जो है उसकी तनख्वाह मिली, और वो कर्ज लेने वाला जो 5 रुपए सैकड़े 10 रुपए सैकड़े लेने वाला जो है वो अपने नगर पालिका और नगर परिषदों के गेट के ऊपर बैठा रहता है। पैसे लेकर बाहर निकला तो वो पैसे घर ले जाने से पहले वो उस सफाई कर्मचारी से पैसे वहीं ले लेता है, और वो आंसू बहा के रह जाता है। क्या कोई वाल्मीकि कल्याण कोष बनाने का विचार रखती है राज्य सरकार? वाल्मीकि कल्याण कोष बने। माने सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, वाल्मीकि कल्याण कोष बने, और वाल्मीकि कल्याण कोष के माध्यम से पैसा जो है वो बिना ब्याज का पैसा उसको मिले, और उस कोष से उसको पैसा मिले। उस कोष से जो पैसा मिलेगा तो उसका शोषण नहीं होगा। अब माननीय सभापति महोदय, बात रही 20,000 जो सफाई कर्मचारी है उनकी भर्तियों की। ये भर्तियां कैसे सुनिश्चित हो? वो व्यक्ति जो परंपरागत रूप से इस काम में लगा हुआ है, राज्य सरकार ने जो भर्ती का जो बना हुआ था, जो कैलेंडर बना हुआ था, उसको एडजॉर्न कर दिया। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको भी धन्यवाद दूंगा कि उस वक्त वो भर्ती इसलिए नहीं हो सकी कि उस कर्मचारी से आपने एक्सपीरियंस के बोलिए सर्टिफिकेट मांगा। जो कर्मचारी अपनी मां के साथ 15, 16, 18 साल का हुआ नहीं और अपनी झाड़ू लेकर के चला जाता है, जो बच्ची अपने मां के साथ जो है झाड़ू लेकर के चली जाती है, अब आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू तेरा सर्टिफिकेट लेके आ। सर्टिफिकेट कौन देगा? वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके
संविदा पे जो है उसके घर पे वो ठेके पे काम कर चुका। पहले शोषण हुआ उसकी मेहनताने में, अब शोषण हो रहा है सर्टिफिकेट देने में। वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वो कह रहा है सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा ला। बात तो कब तक जो है हम उसको इस तरह से शोषित करते देखते रहेंगे? तो माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों से पूछिए, एजी साहब से बात करिए, विधि विशेषज्ञों से बात करिए, बैठ करके जो भी भर्तियां 20,000 की होगी आप सुनिश्चित करें उन भर्तियों में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिलेगी। आप उसमें मेरा जो अपना तजुर्बा है उस तजुर्बे के हिसाब से यदि एक लाइन आप ये भी लिख देंगे, पहली बात तो ये कि आपका जो भी इस बार जो बने उसका क्या क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं उसमें आप ये सुनिश्चित करें कि वाल्मीकि समाज को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वो परंपरागत रूप से इस काम को करता हुआ है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्राथमिकता जो है वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को होगी, क्योंकि परंपरागत रूप से वो इस काम को करते आ रहे हैं। वो शोषित परिवार है माननीय सभापति महोदय, उस शोषित परिवार को 20,000 जब नौकरियां का जब सबसे पहले जब इस बात की घोषणा हुई तो लोगों के घर में रोशनी हुई इस बात की कि हमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन बाद में पता यह चला कि नौकरी के नाम पे तो उनके साथ छलावा हो रहा है। वो लोग जो भर्ती के आपके जो प्रोसीजर बना हुआ है उस प्रोसीजर के माध्यम से भर्तियां वहां पर होकर के सफाई तो करेगा वो कर्मचारी, वाल्मीकि समाज का कर्मचारी, और जो व्यक्ति वहां पे नौकरी पा गया वो उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को 5,000-7,000 रुपया दे करके और बाकी की सैलरी लेके वो अपने घर जाएगा। कब तक ये शोषित होते रहेंगे? माननीय सभापति महोदय, मेरी भी ये पीड़ा इसलिए कह रहा हूं आपसे, कोरोना के काल में लोग अपने परिजनों को छोड़ के भाग गए। अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ साथ ये सफाई कर्मचारी के जो लोग थे जो मल्टीटास्क वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, उनका पैसा लेकर के भाग गया ठेकेदार। लेकिन उस मृत व्यक्ति को, जो कोरोना से जो मरा हुआ जो व्यक्ति था, उसको जो है पूरी तरह से पॉलीथीन में लपेट के उसकी बॉडी को घर पे देने वाला वो हरिजन कर्मचारी था। उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी का शोषण रुके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय पुनः आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लाइन ऐसी डालिए कि इसमें जो भी भर्तियां होगी वो वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता होगी। वाल्मीकि समाज यदि नहीं करना चाहता है, माननीय सभापति महोदय, ये तो वाल्मीकि समाज है जो आप पे रहम करके और इससे आपके नगरों को, शहरों को सफाई कर रहा है। समाप्त कीजिए। जिस दिन भी वाल्मीकि समाज ये तय कर लेगा कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं, हम सफाई नहीं करेंगे, उस दिन जो है आपके शहर जो है नर्क बन जाएंगे और रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।